आज के आपके करंट अफेयर्स 8 फेब 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वैसे 2020 में आई थी और इसका एक विजन, एक नई सोच के साथ आई थी कि इंडिया का एजुकेशन सेक्टर को और आने वाले टाइम के लिए कैसे रिफॉर्म किया जाए। तो इस पॉलिसी का एम एक्चुअली है 2040 तक इंडिया के एजुकेशन को कैसे रिफॉर्म किया जाए। तो लास्ट पॉलिसी जैसे थी 1986 की, वो 2020 तक चली। अब अगली पॉलिसी आ गई है जो 2040 तक रहेगी। ठीक है, ये जो पॉलिसी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें हर एजुकेशन की स्टेज कवर की गई है। एलिमेंट्री, बिल्कुल बेसिक एजुकेशन से लेके जो आपकी कॉलेज, हायर एजुकेशन भी होंगी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन होंगी, वो सब कुछ भी इसके अंदर कवर किया जाएगा। क्या क्या पढ़ाया जाए, कैसे कैसे पढ़ाया जाए, कैसे सब्जेक्ट सिलेक्शन दी जाए, हर चीज के ऊपर फोकस किया गया है इसके अंदर। ठीक है, और इसके साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग रूरल और अर्बन एरियाज में कैसे दी जाए। वोकेशनल का मतलब होता है कि स्किल कैसे सिखाई जाती है। देखो, जो आने वाला टाइम है, एजुकेशन सिस्टम को बदलना क्यों जरूरी है? क्योंकि अब धीरे धीरे स्किल सेट के ऊपर ज्यादा फोकस दोबारा से बढ़ता जा रहा है। एक टाइम, एक जनरेशन होती थी जिससे कोई स्किल आती है, ऑब्वियसली वो वेल टू डू होता था। अब वापस वो टाइम आ रहा है कि जहां पे अगर तुम्हें कोई स्किल आती है और जो टाइम रेलिवेंट स्किल है, जैसे कि आज के जमाने में जैसे कंप्यूटर्स नहीं आते या डिजिटल चीजें नहीं आती, वो ऑब्वियसली कोई बहुत ही रेवोल्यूशनरी चीज नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं सारा रेवोल्यूशन और जो मूवमेंट है वो आजकल कंप्यूटर से जुड़ती जा रही है। तो ये जो स्किल सेट्स हैं और उसके अंदर भी कोडिंग होना, ये सब कुछ होना, ऐसी अब स्किल्स के ऊपर फोकस धीरे धीरे ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद इस पूरे इसके अंदर मतलब पूरे अलग अलग फॉर्मूलाज भी बनाए गए। इस पॉलिसी ने ये भी अनाउंस किया कि गवर्नमेंट धीरे धीरे, अभी जो एजुकेशन की फंडिंग है ना वो 3% पे, हमारी पूरी जीडीपी का सिर्फ 3% खर्च होता है इंडिया के अंदर एजुकेशन, जो सरकार प्रोवाइड करती है। सरकार भी धीरे धीरे अपना खर्चा बढ़ाएगी और लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश करेगी और ये 6% तक लेके जाएगी इसकी कंट्रीब्यूशन। ये देखो, हमारे एक इंडिया में यही ड्रॉबैक माना जाता है कि इंडिया एजुकेशन और हेल्थ दोनों के ऊपर ही बहुत कम स्पेंड करता है। हमारे हेल्थ के ऊपर 2.4% ऑफ जीडीपी स्पेंड होता है, एजुकेशन के ऊपर 3% से भी कम है, 2.8 2.9 ऐसे कुछ है। तो ये अगर कंपेयर करोगे तुम डिफेंस बजट से, डिफेंस बजट ऑलमोस्ट आपका 8% है जीडीपी का। तो इतना बड़ा शेयर हम डिफेंस पे जरूर खर्च कर रहे हैं, पर जो जिस चीज ने हमारी आने वाले टाइम पे इकोनॉमी बनानी है, पॉपुलेशन को हेल्दी बनाना है, वो दोनों चीजों के ऊपर फोकस नहीं है। ठीक है, कि उतनी स्पेंडिंग। अब लैंग्वेज की बात, जब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस हुई थी ना, ये इसने कंट्रोवर्सी भी क्रिएट की थी। कंट्रोवर्सी क्या थी कि आपके 5th स्टैंडर्ड तक तो ये बोला गया कि बच्चों को फोकस किया जाएगा कि वो अपनी मदर टंग में ही पढ़े या जो भी वहां की लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर पढ़े। इसके बाद इस पॉलिसी ने प्रमोट किया कि हर स्टूडेंट को 3 लैंग्वेज फॉर्मूला से पढ़ाया जाएगा। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में ना पहले 2 लैंग्वेजेस ना स्पेसिफाई कर दी थी। 2 लैंग्वेजेस थी, इंग्लिश और हिंदी तो पढ़ाई जाएगी, उसके अलावा 3rd लैंग्वेज आपकी लोकल लैंग्वेज होगी। पर जो साउथ इंडिया है वो हिंदी लैंग्वेज को लेके ना बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, वो नहीं पसंद करते कि हिंदी लैंग्वेज वहां पे प्रमोट की जाए। तो वहां के पॉलिटिशियंस ने इसे मुद्दा बनाया और उन्होंने इस चीज को प्रोटेस्ट किया कि हिंदी लैंग्वेज हमारे ऊपर थोपी जा रही है। तो इसके चलते हुए इससे ये हटा लिया गया कि हिंदी इन स्पेसिफिक कोई भी 3 लैंग्वेजेस पर स्टूडेंट्स को अभी पढ़ाई जाएंगी, उसमें से 2 इंडियन नेटिव लैंग्वेजेस होनी चाहिए, यानी कि इंडिया की ओरिजिनेशन की लैंग्वेजेस होनी चाहिए, जैसे हिंदी, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उड़िया, मलयालम, ये सारी की सारी, कन्नड़, सारी की सारी लैंग्वेज।
और एक कोई भी और लैंग्वेज हो सकती है, फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है, या तीसरी भी तुम नेटिव लैंग्वेज ही ले सकते हो। फॉरेन लैंग्वेज में जैसे इंग्लिश ही फॉरेन लैंग्वेज है, ये भी इसी में आ जाएगी। ठीक है, ये चीज इस तरीके से। क्लियर है। उसके बाद देखो, जो इसके पहले आपका स्कूल का स्ट्रक्चर था वो था 10+2, 10th क्लासेस, फिर +1 +2 जैसे रेफर कर देते थे, 11th 12th भी कह सकते हो। अब इस स्ट्रक्चर को चेंज करके 5+3+3+4 किया जाएगा, मतलब क्लासेस वही रहेंगी 12 तक, पर लर्निंग मॉड्यूल्स कैसे होंगे? पहले 5 साल बिल्कुल बेसिक एलिमेंट्री, जहां पे बेसिक नंबर्स, अल्फाबेट्स, ऐसी चीजों के ऊपर फोकस, सेंटेंस मेकिंग, ऐसी चीजों के ऊपर। फिर 3 साल, ठीक है, आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर 5th 6th 7th और 8th, 9th 10th एंड 12th, मतलब सेकंड तक आपके 5 साल वहां पे आ जाएंगे, फिर आपके थर्ड ऑनवर्ड्स वो जुड़ जाएंगे। ठीक है, 9 to 12th आपका एक साथ जुड़ जाएगा। तो इसमें बात क्या है, आने वाले टाइम पे ये चीजें, क्योंकि 2040 तक हमारा एम है कि सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करना, तो ऑब्वियसली धीरे धीरे चेंज आ रहा है। धीरे धीरे सरकार की ये सोच है, जैसे अभी जो आपके +1 +2 में जैसे स्ट्रीम्स होती हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स, ये सब खत्म कर दी जाएंगी। इसके बजाय जो स्टूडेंट जिस मिक्स एंड मैथ से लेना चाहता है वो 9th ऑनवर्ड्स ही ले पाएंगे, और 4 साल उन्हें उसी में ही पॉलिश किया जाएगा। जैसे लेट्स सपोज कोई पर्सन साइकोलॉजी पढ़ना चाहता है मैथ्स के साथ, और साथ में उसे रखनी है बायोलॉजी, तो मिक्स एंड मैच है ना, पर उसकी मर्जी है, वो रखना चाहता है रख ले। ठीक है, कोई भी 5 सब्जेक्ट्स चूज करने होंगे, एक आर्ट्स चूज कर लिया, ये कर लिया, बस 5 सब्जेक्ट्स करने हैं जिसमें भी उसका इंटरेस्ट है। उसके बाद आगे उसने जो डिग्री भी करनी है, यहां पे उसने जो सब्जेक्ट किए होंगे, इसी बेसिस पे वो डिग्रीज अप्लाई कर सकता है। लेट्स सपोज तुमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सारी चीजें, और तुम आगे इंजीनियरिंग ऑप्ट करते हो। ठीक है, इंजीनियरिंग ऑप्ट करके इंजीनियरिंग में भी कंपलसरी नहीं है कि अब तुम्हें सारे के सारे सब्जेक्ट्स एक फिक्स शेड्यूल में आएंगे। लेट्स सपोज तुम्हारा इंजीनियरिंग में स्पेसिफिकली इंटरेस्ट, जैसे कंप्यूटर साइंस अभी एक फील्ड बनाया हुआ है, तुम्हें कंप्यूटर साइंस के अंदर भी इंटरेस्ट है किसी एक लैंग्वेज में या किसी एक चीज में, तुम उसी साइड पे ही सारी की सारी अपनी बैचलर्स की डिग्री कर पाओगे। तुम उसी अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट्स चूज कर पाओगे कि मैंने सिर्फ ये इसी के ऊपर फोकस करना, ताकि हमारे इंडिया में ऐसा स्किल सेट जनरेट हो सके और हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठा सके। ठीक है, ये सारी चीजें इसी से बनाई जानी है। तो फाउंडेशनल स्टेज होगी 2nd क्लास तक, फिर प्रेपरेटरी स्टेज 5th क्लास तक, फिर मिडिल स्टेज 8th क्लास तक, और सेकेंडरी स्टेज 12th तक। ये सारी की सारी एजुकेशन इसे कंप्लीट कर देगा। इसके बाद जैसे तुम सबने स्कूल में हर साल पेपर दिए होंगे, ठीक है, तभी अगली क्लास में जाने देते थे। अब वो सिस्टम, पहले क्या था कि अब अगर आपको पता हो कि कुछ जनरेशन, मतलब कुछ टाइम से 5th क्लास तक अगर कोई बच्चा फेल भी हो जाता है उसे तब भी आगे पास करते जाते हैं। अब क्या कर रहे हैं कि अब सिर्फ 3 एग्जाम रह जाएंगे, फाइनल एग्जाम +2 के एग्जाम से पहले, वो होगा 2nd क्लास में, 5th में और 8th में। बीच के सालों में एग्जाम होंगे ही नहीं। तो अब ये कैसा एक्सपेरिमेंट जाएगा, या तो बिल्कुल ही पढ़ना छोड़ देंगे, पता ही अब 3 साल पेपर ही नहीं उन्हें। ठीक है, यहाँ जैसा भी प्रेशर जनरेट होगा वो इस तरीके से यहाँ पे काम करेगा। क्लियर है ये सारी चीजें। इसके अलावा कुछ नेशनल लेवल पे बॉडीज भी बनाई जा रही हैं, जैसे कि नेशनल एजुकेशन कमीशन, जिसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हेड करेंगे। वैसे ही जैसे जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया जा रहा है, ताकि फीमेल और ट्रांसजेंडर बच्चों को भी एजुकेशन का मौका मिल सके। ठीक है, तो जेंडर इंक्लूजन फंड, ऐसी बहुत सारी चीजें क्रिएट की जा रही हैं, वो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर। नेक्स्ट करंट अफेयर है सूडान के रिगार्डिंग। सूडान का इंडिया का ही करंट अफेयर है।
तो आपके दीपक वोरा आपके एम्बेसडर रहे हैं पहले सूडान को, उनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने वहां पे करप्शन की है, जो फंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखो आप कभी भी एम्बेसी में होते हो ना पोस्टेड, लेट्स सपोज कल आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑप्ट करते हो, आपके पास यूपीएससी के बाद वो भी ऑप्शन है, तो आपको फॉरेन सर्विसेज आप डिप्लोमेट बनोगे, तो एज अ डिप्लोमेट आपको इंडिया की गवर्नमेंट हर साल फंड प्रोवाइड करती है जो तुम उस देश में लगा सको, ठीक है, ताकि इंडिया के रिलेशंस और बेटर हो सके। तुम्हें किसी को डिनर होस्ट करना है, या तुम्हें कहीं पे कोई स्कीम फंड करनी है, या कहीं पे भी कोई भी इंडिया का इनिशिएटिव दिखाना है जिससे इंडिया की इमेज अच्छी बने, तुम करवा सको। पर अब वो तुम्हारे पास लेट्स सपोज $1 मिलियन आए, अब अगर $1 मिलियन तुम सारे खुद ही खा गए, ठीक है, बस ये दिखा दिया कि खर्च हुआ पर एक्चुअली कहीं पे भी नहीं हुआ, तो खर्च होने को वो भी हो सकते हैं। तो वैसे ही इल्जाम इनके ऊपर लगे हैं। दीपक वोरा ये आपके एम्बेसडर रहे हैं, तो इन्होंने भी कभी सिविल सर्विसेज का पेपर दिया होगा और ये एम्बेसडर बने होंगे। तो अब सीबीआई को परमिशन मिल गई है, सैंक्शन। देखो होता क्या है, जो जॉइंट सेक्रेटरी से ऊपर के ऑफिसेज होते हैं ना, इवन जॉइंट सेक्रेटरी बियॉन्ड जितने भी ऑफिसेज हैं, सीबीआई इनके खिलाफ ना डायरेक्टली कभी भी एक्शन नहीं ले सकती। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोटेक्शन मिलती है एज अ सिविल सर्वेंट। अगर तुम ग्रेड ए में हो, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल से ऊपर हो, तुम्हें तुम्हारे ऊपर कभी भी सीबीआई डायरेक्टली तुम्हारे ऊपर आगे छानबीन नहीं कर सकती। उन्हें पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ती है कि हमें इस ऑफिसर के ऊपर ये सारे सबूत है और हम इस ऑफिसर के खिलाफ जाना चाहते हैं। फिर गवर्नमेंट क्लियरेंस देगी, तब जाके उस ऑफिसर के खिलाफ वो जा सकती है। तो इसी तरीके से, क्योंकि एम्बेसडर पे रहे हैं, जॉइंट सेक्रेटरी से तो बहुत ऊपर लेवल है, तो इसी कारण वो डायरेक्टली उनके ऊपर एक्शन नहीं ले पाए। फॉर्मर है, ठीक है, तो पहले रहे हैं ये, और आपके अंडर सेक्रेटरी उनके साथ अजय गांगुली, इन दोनों के खिलाफ अब सीबीआई को सैंक्शन मिल गई है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो इन दोनों के खिलाफ फाइनेंशियल जितने भी फ्रॉड्स के कुछ केसेस हैं उनके खिलाफ छानबीन करके अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकती है सीबीआई, ठीक है। पहले नहीं कर सकती थी, वो परमिशन मिल गई है। इसके कारण हम सूडान देश भी देख लेते हैं मैप पे एक बारी। ये अफ्रीका के ईस्टर्न अफ्रीका में आपका देश पड़ता है सूडान। इनका इस टाइम आसपास का नेबरहुड सारा का सारे डिस्टर्ब सा ही है। ये जो खासकर ईस्टर्न अफ्रीका है, ये सारी कंट्रीज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। जैसे एरिट्रिया एक तरह से एक डिक्टेटरशिप ही है। यहाँ पे अक्सर ही लोग रोज के दिनों में ही सरकार के द्वारा मारे जाते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट सैंक्शनड वायलेंस है यहाँ पे बहुत ज्यादा। आपके इथोपिया में कुछ महीनों से, अगर आपको नहीं पता, यहाँ पे सिविल वॉर छिड़ी हुई है बहुत बड़े स्केल पे। आपकी गवर्नमेंट यहाँ पे जो अदीस अबाब इनकी जो कैपिटल है, वहां पे ये भी थ्रेट है कि जो गवर्नमेंट है वहां पे गवर्नमेंट गिर जाएगी, क्योंकि हर साइड से जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उन सब ने एक तरह से कोलिजन बना ली है और वो गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं। बेसिकली गवर्नमेंट क्या है, बहुत ही करप्ट गवर्नमेंट है और बहुत सालों से पावर में बैठे हुए हैं लोग। तो उन्हें हटाने के लिए लोगों ने क्या किया कि खुद हथियार उठा लिए। तो इस कारण एक फुल स्केल वॉर छिड़ी पड़ी है। और टिग्रे एक इलाका है यहाँ पे, वहां से शुरू होके अब धीरे धीरे वो कैपिटल तक पहुंचने वाले हो गए। पर गवर्नमेंट भी एयर स्ट्राइक्स कर रही है, वो लोग भी हमला कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली पिस आम इंसान ही रहे हैं। तो वो ये देश भी इनके साथ में है। साउथ सूडान आपके सूडान से अलग हुआ था। ये दुनिया की सबसे लेटेस्ट कंट्रीज में से है। सबसे नई कंट्री जो दुनिया में बनी थी वो साउथ सूडान है, ठीक है। जो अभी लेटेस्ट बनी हुई है वो साउथ सूडान है। तो ये सूडान से लग हुए थे, तो पहले सूडान के साथ वॉर चल रही थी, उसके बाद सूडान ने पीस लाने के लिए इस देश को अलग कर दिया। अब साउथ सूडान के अंदर ही सिविल वॉर छिड़ी है। देखो सिविल वॉर का मतलब होता है एक देश के अंदर ही दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स आपस में लड़ पड़े। तो साउथ सूडान सूडान से चाहे अलग हो गया, पर इसके अंदर क्योंकि अभी भी ट्राइबल्स हैं, वो सारे अभी भी आपस में लड़ी जा रहे हैं, ठीक है। इस साइड पे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, ये भी देश डिक्टेटरशिप में है एक तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे चाड और लीबिया। लीबिया जब से कौन मरा है, गद्दाफी, तब से यहाँ पे भी मिलिटेंसी सिविल वॉर छिड़ी हुई है। चाड जैसे कंट्रीज के अंदर दुनिया के जो सबसे खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, वैसे तो नाइजीरिया में सबसे प्रेजेंट है, पर उनकी प्रेजेंस यहाँ पे भी है। दुनिया का सबसे खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप कौन सा है?
बोको हराम, ये आपके अफ्रीका में ही है बोको हराम। हाँ, ये आपके नाइजीरिया साइड पे ज्यादा प्रेजेंट है। इस साइड पे चाड के दूसरे साइड पे नाइजीरिया और एक लेक पड़ती है, वहां पे इनकी प्रेजेंस है। तो चाड उन सारे मिलिटेंट से, टेररिस्ट ग्रुप से डिस्टर्ब है। तो ये सारा का सारा इनकी, सूडान की कैपिटल है खार्तूम, ठीक है, ये जो स्टार के साथ लिखी हुई है यहाँ पे इसकी कैपिटल है। क्लियर है? ऊपर इजिप्ट है, इजिप्ट में भी मिलिटेंसी है, टेररिज्म है। तो ये सारा का सारा अफ्रीका का ये जो एरिया है, सब सहारन अफ्रीका, ये सारा का सारा ही डिस्टर्ब्ड पड़ा है और प्रॉब्लमेटिक एरिया। नेक्स्ट है सेंट्रल मीडिया एक्रेडिशन गाइडलाइंस 2022। बेसिकली आपके जो भी जर्नलिस्ट बनना चाहते होते हैं ना, जर्नलिस्ट के लिए एक चीज होती है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से तुम रिकॉग्नाइज होना चाहते हो ना, मतलब तुम्हारा स्टेटस ऑब्वियसली बढ़ जाता है, तुम्हारी हायरिंग पर्सपेक्टिव बढ़ जाता है, तुम सरकार से अपनी एक्रेडिशन करवा सकते हो। एक्रेडिशन का मतलब क्या होता है? एक्रेडिशन का मतलब होता है कि तुम अपनी सर्टिफिकेशन करवा लेते हो सरकार से। फिर होता क्या है, अगर देखो तुम्हें सरकार से मान्यता मिल जाती है, ऑब्वियसली तुम्हारा एज अ जर्नलिस्ट भी रुतबा बढ़ जाता है। तो उसकी जो गाइडलाइंस है कि एक्रेडिशन किन बेसिस पे किए जाएंगे, किन्हें मिल सकती है एक्रेडिशन, किन्हें नहीं मिल सकती, वो सारी चीजें इसके अंडर स्पेसिफाइड है। ठीक है, अब क्या किया गया है कि आपके एक्रेडिशन की कुछ गाइडलाइंस में चेंज लाया गया है। जैसे कि आपके जर्नलिस्ट को बोला गया है कि कोई भी जर्नलिस्ट जो किसी भी प्री जुडिशियल मैटर पे अननेसेसरी कमेंट्स करेंगे, इंडिया के सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी या इंटेग्रिटी या फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स को थ्रेट करेंगे, उनसे एक्रेडिशन छीननी भी जा सकती है, उनकी एक्रेडिशन विड्रॉ या सस्पेंड भी की जा सकती है। तो एक तरह से जर्नलिस्ट के ऊपर जो फ्रीडम है ना बोलने की, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग रही है। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है कि आज तुम्हारे पास सर्टिफिकेशन है, कल सर्टिफिकेशन जा भी सकती है अगर सरकार के खिलाफ बोला, तो वो कहीं ना कहीं एक रिस्ट्रिक्टिव मेजर है। ठीक है, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ आती हैं चीजें। पर यहाँ पे सरकार का दूसरे साइड पे जो सरकार का पर्सपेक्टिव है, सरकार का पर्सपेक्टिव ये है कि कई बार अगर आपने देखा होगा, मीडिया ना बहुत ही इररिस्पॉन्सिबली बिहेव करती है। जैसे कि अभी कोई लेट्स सपोज कोई बहुत ही क्रिमिनल केस कोई सामने आया है, अभी वो प्री जुडिशियल का मतलब है, जैसे वो अभी जुडिशरी के आगे सबमिट हुआ है, अभी ट्रायल चल रहा है। कई बार तुम देखा है ना, मीडिया ट्रायल पहले किसी को गिल्टी घोषित कर चुका होता है कि यही बंदे ने ये क्राइम किया ही किया। ठीक है, जैसे वो तलवार का केस अगर आपको याद हो, कुछ साल पहले, पता उनकी बेटी के मर्डर का केस था। अब उसके पेरेंट्स के ऊपर ही इल्जाम लगा कि नौकर ने मारा है या पेरेंट्स ने मारा है, क्या वो चीज थी। तो मीडिया ट्रायल ऑलरेडी हो चुका था, मीडिया ने ऑलरेडी पेरेंट्स को गिल्टी कहरा के कर चुके थे अभी कोर्ट के अंदर। पर होता गया फिर साइकोलॉजिकली सबके ऊपर इफेक्ट पड़ता है कि हाँ ऐसे ही हुआ होगा। तो वो सारी चीजें इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, क्योंकि मीडिया का कभी भी काम ये नहीं है कि तुम एंड जजमेंट्स दो, तुम्हें सिर्फ लोगों को फैक्ट प्रेजेंट करने हैं कि ये है ये है ये है ये। अगर तुम यही कहने लगे ये है इसी कारण ये हुआ है, तो तुम तो जजमेंट दे रहे हो। तो वो सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए, और ऐसे इररिस्पॉन्सिबल कमेंट्स जो इंडिया की सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी और जैसे किसी फॉरेन कंट्री के ऊपर मीडिया कमेंट करने बैठ जाता है और उससे उनके साथ हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं, उन्हें रोकना जरूरी है। ठीक है, एक साइड में हम डिप्लोमेसी में सही करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा हमारा मीडिया कुछ भी बोलता रहे तो अपने आप रिश्ते खराब होंगे। तो इसलिए सरकार का ये पहलू है कि ये इसलिए, पर दूसरी साइड पे फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म होती है, जो एक्चुअली ऑनेस्टली भी सरकार की क्रिटिसिज्म करना चाहेगा कि लेट्स वो सरकार कहीं पे सिक्योरिटी में फेल होती है, सरकार उसके भी एक्रेडिशन कैंसिल कर सकती है कि तुमने सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को खतरा पहुंचाया या उसके बारे तुमने गलत कमेंट्स किए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से। इसके अलावा एक और चीज के ऊपर बैन लगाया गया है कि मीडिया पर्संस अपने टाइटल के साथ ना ये लिख नहीं सकते एक्रेडिटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि एक्चुअली एक्रेडिशन एक सिर्फ सर्टिफिकेट है।
तो मैं ऐसा इसे टाइटल नहीं यूज कर सकते कि मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्रीडिटेशन की हुई है कि अपने क्या कहते हैं तुम विजिटिंग कार्ड के ऊपर लिखवा लो, अपने ऑफिस के बाहर लिखवा लो, वो नहीं कर सकते। ठीक है, ये सिर्फ एक सर्टिफिकेशन है और सर्टिफिकेशन के तौर पे ही प्रेजेंट होगी। क्लियर है? कोई भी डाउट? बस यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। जो आपका करंट अफेयर है गवर्नमेंट की स्कीम के बारे है, प्रधानमंत्री मट्रू वंदना योजना। मट्रू वंदना योजना जो है ये ना बेसिकली मदरहुड के बारे है। इसकी स्कीम में थोड़ा सा चेंज लाया गया है। पहले क्या था कि आपके ना 5,000 रुपए के बेनिफिट मिलते होते थे मदर को, जब भी वो प्रेग्नेंट होती थी उससे लेके डिलीवरी तक, ये 5,000 रुपए इन टोटल सरकार देती थी। ये इसलिए ताकि देखो एक जो पुअर पर्सन है, एक अमीर को 5,000 से चाहे कोई फर्क ना पड़े, न्यूट्रिशन में कोई बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं आने वाला, पर जो अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर वो वुमेन प्रेग्नेंट होती है, अगर वो अच्छे से नहीं खाना खाएगी, न्यूट्रिशियस खाना नहीं खाएगी, प्रॉब्लम होगी जो उसके आगे जो चाइल्ड होगा वो भी माल न्यूट्रिशन होगा। तो एक तरीके से हम एक फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं कि अगर उन्हें कोई मेडिसिन खरीदनी है या कोई खाना न्यूट्रिशियस फूड खरीदना है, वो ये 5,000 रुपए इन चीजों में यूज कर पाए। तो इसमें क्या है, ये जो 5,000 की पेमेंट है इसे तीन इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाता है। पहली 1,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट मिलती है जैसे ही तुम रजिस्टर करवाओगे प्रेगनेंसी, आंगनवाड़ी सेंटर या जहां पे भी, वहां पे 1,000 रुपए मिल जाते हैं। उसके बाद 2,000 6 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में मिल जाएंगे। ठीक है, और थर्ड इंस्टॉलमेंट 2,000 की जब चाइल्ड बर्थ हो जाता है तब मिलते हैं। ठीक है, तो 4 ये और 1,000 पहले मिल गया। 5,000 रुपए की पेमेंट इस तरीके से होती है 3 इंस्टॉलमेंट्स में। ऐसी ही स्टेटमेंट्स बनती हैं, तो आपको ये याद रखना है कि 3 इंस्टॉलमेंट में मिलती है और कब कब मिलती है। ठीक है, अब इसके अंदर ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी मिसकैरेज हो जाए, बच्चा जो बॉर्न हुआ या वो तो बॉर्न ही नहीं हुआ, 9 महीने से पहले डेथ हो गई, या जब बर्थ हुआ तो स्टिल बर्थ हुआ। स्टिल बर्थ होता है जो बच्चे मरे पैदा होते हैं, डेथ हो जाती है तभी, उन्हें स्टिल बॉर्न कहते हैं। तो इसमें क्या है कि देखो बेनिफिट एक ही बारी मिलेगा पूरी स्कीम का। तो इसके अंदर जब तक मिसकैरेज मतलब लेट्स सपोज स्टिल बर्थ होता है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट तो पहले ही जा चुकी होंगी। ठीक है, इसके बाद क्या है कि अगर बाय चांस मिसकैरेज होता है तो पहली इंस्टॉलमेंट तो रजिस्ट्रेशन पे जा चुकी है, तो सेकंड और थर्ड ही मिलेगी। ठीक है, और अगर लेट्स सपोज स्टिल बॉर्न होता है तो फिर तो सिर्फ थर्ड इंस्टॉलमेंट ही रहती थी, जो चाइल्ड बर्थ के बाद मिलनी थी वही मिलेगी। ठीक है, ये इस चीज के लिए भी इंश्योर किया गया है कि मतलब ऐसा क्यों है कि एक बार हम पैसे दे रहे हैं और अगली बार देने को नहीं तैयार। देखो हमें कहीं ना कहीं ये ह्यूमन एंगल ये भी देखना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि कुछ लोग, सारे ऑब्वियसली सारे नहीं करेंगे, पर किसी एक के मन में भी ऐसा ख्याल ना आए कि क्योंकि पैसे मिल रहे हैं, वाइफ जो प्रेग्नेंट है उसका मिसकैरेज करवा दूं ताकि दोबारा से पैसे मिल जाए। ठीक है तो मर्डरस ख्याल ही ना कि तुम एक बच्चे की जान ले रहे हो सिर्फ इसलिए कि और पैसे मिल जाए। ठीक है, इस कारण इस चीज को एज अ मोटिव ना मानते हुए ये स्कीम को ऐसे बनाया गया है कि एक ही बारी बेनिफिट मिलेंगे। अगर मिसकैरेज या स्टिल बर्थ हो भी गया वो बेनिफिट दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर यही चीज है कि हमारी यही कोशिश है। एक तो देखो जो आपकी वुमेन की जो खासकर गरीब हाउस होल्ड्स हैं उनकी जो जॉब लॉस होगी, उन्हें उस टाइम पे आपके कोई ना कोई कैश इंसेंटिव मिलता रहे ताकि वो अपना न्यूट्रिशन भी फीड कर सके और जो वेज गैप आया है उसे भी पूरा कर सके। ठीक है, और हेल्थ तो इंप्रूव होगी होगी प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स की। ठीक है, तो ये स्कीम के बेनिफिट है। अब इस स्कीम में क्या चेंज लाया गया है, पहले क्या थी, ये स्कीम ना सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड को सपोर्ट करती थी। कोई किसी भी पेरेंट के जो भी फर्स्ट चाइल्ड होगा सिर्फ उससे 5,000 रुपए मिलेंगे, सेकंड चाइल्ड पे कोई पैसे नहीं थे। सेकंड थर्ड फोर्थ उसके बाद जो जितने मर्जी चाइल्ड कर लो कोई बेनिफिट नहीं थे, बस एक ही बारी 5,000 रुपए मिलते हैं।
अब इस स्कीम को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है, सेकंड चाइल्ड भी कवर किया जाएगा, पर वो जेंडर स्पेसिफिक है। देखो फर्स्ट चाइल्ड मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर सरकार फंडिंग देगी। दूसरा जो चाइल्ड है वो अगर फीमेल हुआ, अगर गर्ल चाइल्ड हुआ, तो वो इसके अंडर कवर होंगे। ठीक है, तो सेकंड चाइल्ड ये बोला गया है कि अगर सेकंड चाइल्ड ओनली अगर ये गर्ल है तो उसे इंक्लूड किया जाएगा। तो ऑब्वियसली इसकी क्रिटिसिज्म हो रही है इस टाइम की जगह पे कि इसे यूनिवर्सली बच्चों में फर्क किया जा रहा है, पर सरकार ने अभी ये सिर्फ ये किया है, ये तुम याद रखो कि सेकंड चाइल्ड अगर गर्ल हुआ तब कवर होता है। अगर तुम्हें पेपर में ये स्टेटमेंट बन के आ जाए कि कोई भी जेंडर का सेकंड चाइल्ड हो, वो गलत होगी स्टेटमेंट, सिर्फ गर्ल चाइल्ड सही है। क्लियर है? इस तरीके से ये सारे के सारे पॉइंट्स होते हैं। लास्ट करंट अफेयर है आपका क्राउडिंग आउट इफेक्ट। अब ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या है? देखो होता क्या है, लेट्स सपोज आपको मार्केट में दो बॉन्ड्स आते हैं, एक सरकार रिलीज करती है पब्लिक बॉन्ड। बॉन्ड्स होते क्या है? बॉन्ड्स अपने आप में होता है कि पैसे इकट्ठे करने का तरीका होता है। ठीक है, बॉन्ड कोई भी जारी कर सकता है, सरकार भी जारी कर सकती है, क्योंकि सरकार का भी घाटा रहता है, सरकार को भी किस तरीके से घाटा पूरा करना है। तो सरकार अपना घाटा पूरा करने के लिए लोगों से पैसे उठा सकती है और उसे पब्लिक बॉन्ड कहेंगे, या टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स कह सकते हो, इस तरीके से इनका नाम होता है। दूसरा, आपकी प्राइवेट कंपनीज भी अपना घाटा या कोई नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए पैसा जनरेट कर सकती हैं, तो प्राइवेट बॉन्ड, हर कंपनी भी अपने बॉन्ड जारी करती है। तुम्हारी अब एज अ इन्वेस्टर तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है, तुम सरकार के उसमें पैसा लगा सकते हो, एक प्राइवेट में। एज अ इन्वेस्टर तुम्हें क्या लगता है कि किसकी ज्यादा बेटर पेइंग पावर है कि तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस मोड़ देंगे? तुम्हें किस पे ज्यादा ट्रस्ट होगा? सरकार पैसे मोड़ देगी या कोई प्राइवेट कंपनी? हाँ जी, प्राइवेट। नहीं, वैसे इन्वेस्टर्स में क्या होता है कि सरकार ज्यादा बेटर, हमेशा पैसे, ये वो नहीं है ना, पेंशन नहीं है ना कि जो टाइम पे नहीं आई, वैसे तो पेंशन भी अब टाइम पे ही आती है, पर ये जो है सरकार के ऊपर लोगों का हमेशा ज्यादा ट्रस्ट होता है कि सरकार, क्योंकि लोन उसी अकॉर्डिंग उठाती है। सरकार अपनी मनमर्जी से लोन नहीं उठा सकती, आरबीआई लेके देती है जैसे लोन, तो आरबीआई पहले ये देखती है कि सरकार के ऊपर पहले कितना लोन है, अब कितना लोन है, तो उसी के मुताबिक वो बॉन्ड इश्यू करते हैं। अब इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट हमेशा यहां पे थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर सरकार बेटर इंटरेस्ट रेट भी दे दे, लेट्स सपोज दोनों ने टी बिल्स, मतलब दोनों ने बॉन्ड निकाले, सरकार आपको दे रही है 6% इंटरेस्ट रेट के साथ रिटर्न एक साल के अंदर पैसा, प्राइवेट सेक्टर आपको दे रहा है 7% के साथ, 7.5% लगा लो चलो, ठीक है, लोग ना तब भी ये ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि यहाँ पे पैसे वापस आने की श्योरिटी ज्यादा है। सरकार पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टैंप लग जाती है ना कि हम पैसे मोड़ देंगे आपके, ठीक है। तो ये जो चीज है, इसके कारण इन्वेस्टर्स, क्योंकि सेफ्टी है, इन्वेस्टर्स का पैसा इस साइड पे ज्यादा लगने लग जाता है। इसके कारण क्या होता है कि देखो लेट्स सपोज जितने भी आपके मार्केट में इन्वेस्टर्स थे, इन्वेस्टर्स एक साइड पे पैसा लगाने लग गए, इनके पास पैसा नहीं पहुंचता क्योंकि इनके पास इन्वेस्टर कम रह गए, ठीक है। पैसा तो उतना ही है ना, अब हर ऐसा तो नहीं हर बंदे सोच रहे कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। जितने इन्वेस्टर तैयार हुए, जितने लोगों ने सोचा कि मैं इस साल पैसा लगाऊंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा, अगर उन्होंने ज्यादातर, अगर लेट्स सपोज 80% लोगों ने भी यहां पैसा लगा दिया, इनके पास तो पीछे 20% लोग ही बचे, और कंपनियां भी तो बहुत सारी हैं, सारे अपने फंड जारी करना चाहते हैं, सारे अपने अपने बॉन्ड्स निकालना चाहते हैं, तो इनके पास फंडिंग कम पड़ जाएगी। इस चीज के कारण इस पूरे इफेक्ट को कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट, कि जब पब्लिक सेक्टर अपने फंड्स, अपने बॉन्ड निकाल देता है और इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट इसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, तो मार्केट से एक तरह से उन्होंने सारा पैसा क्राउड आउट कर लिया, कि अपनी तरफ सारा पैसा खींच लिया, तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो बेसिकली क्योंकि अभी सरकार ने आपके बहुत सारे बॉन्ड्स बजट में अनाउंस किए कि हम बजट से ये सब कुछ करेंगे,
तो वही चीज आपके फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से क्लियरेंस आई है कि चाहे हम अपनी इन्वेस्टमेंट ये सब कुछ बढ़ा रहे हैं, उसके कारण हाई पब्लिक कैपिटल स्पेंडिंग और बोरिंग का मतलब ये नहीं होगा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की क्राउडिंग आउट हो जाएगी, ठीक है। पर ये सरकार की तरफ से है, पर ये इफेक्ट एक्चुअली आता होता है कि जैसे ही सरकार ज्यादा पैसे उठाने लगती है पब्लिक सेक्टर के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए पैसे कम हो जाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर तो उतने ही है, तो ओवरऑल पैसे लगाने वाले लोग कम है। इस इफेक्ट को क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये राइजिंग पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग है, ठीक है, जिसके कारण प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग गिर जाती है, क्योंकि सारा इनके पास पैसा नहीं होगा, स्पेंड कैसे करेंगे, तो सारा पैसा उधर चला जाता है। क्लियर है? तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स।